अब देखते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 से संबंधित प्रश्न। पहला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये है मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन बी सही होगा। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये है हसरत मोहानी। ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह है वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26/1/1930 को। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सही है। स्वतंत्रता की नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? तो यह है लाहौर अधिवेशन 1929 का। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। तो यहाँ पर पहला सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया। तो ये गलत है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ये भी गलत है। केवल पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो ये है लाहौर। ऑप्शन ए सही होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया था? लाहौर में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नांकित में से कौन 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी थी, स्पष्टता उन्मूलन शामिल नहीं था। आंसर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, सन 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन बताना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? J.L. नेहरू ने। ऑप्शन बी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का
अधिकार दिया गया तो यह है लाहौर सत्र, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी सही होगा। दांडी यात्रा की गई थी 1930 में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से, ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो यह साबरमती, ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दांडी से, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो यह गुजरात, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ई सही होगा। इसमें गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के आर्थिक राहत आदि। तो यहाँ पर कई सारे कथन होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त में से सभी ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। सॉरी, इसमें किसने भाग लिया था पूछा है, तो ये इन सभी ने भाग लिया था, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था दांडी से, ऑप्शन बी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो ये दांडी मार्च के बाद, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने से, ऑप्शन बी सही है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिनों तक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, ये हम नीचे देख लेते हैं। साइमन कमीशन का आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद दांडी मार्च का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ऑप्शन ए सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो पहला गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई, दूसरा वाला सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? गांधी की दांडी यात्रा से, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी सही होगा। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, तो तीसरा गलत है, यह पूरी तरह पैदल मार्च था। यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। यहाँ पर डी वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के
घावे के समय कहाँ थे? तो ये अरबदा जेल में थे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था वेब मिलर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या है जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? तो ये है वेब मिलर ने। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो ये है वेब मिलर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो ये है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने आह्वान किया था तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। ऑप्शन सी सही है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे तो ये थे खान गफ्फार खान। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए सही है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी सही है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। ऑप्शन सी सही है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन बी सही होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन बी सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अतिरिक्त चौकीदारी कर का विरोध करके ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया। चौकीदारी कर किसानों से ग्राम चौकीदार जो एक प्रकार का पुलिस होता था के मुआवजे के रूप में वसूला जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? 13 जून 1932 को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गांधी इरविन समझौते से संबंधित पहला प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1931 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा सही है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? तो ये इरविन गांधी समझौता था। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन डी सही है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो यह है तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन बी सही है।
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये है सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो ये है एस.टी. बोस। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। ये नीचे हम इसे डेट वाइज देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतया निष्फल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें होता है गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये सेम ही प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताना है, कौन सा सही है। यहाँ पर काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके बताना है, तो सही ऑप्शन इसमें डी होगा। ये हम नीचे डेट वाइज देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को और पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। यहाँ पर घटनाएं दी गई हैं, इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें सी होगा। मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है, इसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी होती है, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ये है मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये है महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद नहीं थे। 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महादेव देसाई थे, मदन मोहन मालवीय थे, प्यारे लाल नैयर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
एम के गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू थे इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी सही है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो यह द्वितीय में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन कार्ड है जिसमें कथन है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो ये है केवल द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए ठहरे थे किंगसे हॉल में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था एस राजपूताना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले ये भारतीय प्रतिनिधि रहे हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये है बी आर अम्बेडकर। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। राष्ट्रीय निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो ये किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह तीसरा। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ये यहाँ पर सभी में भाग नहीं लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि केवल द्वितीय में भाग लिया था तो प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था। आंसर यहाँ पर एक से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932 से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ये है रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कथन कार्ड है जिसमें कथन है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने इसे पृथक चुनाव क्षेत्रों में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो ये है बौद्धों को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन ए सही है।
अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधि संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया? तो यह है यरबदा जेल। ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो यह है 71 एवं 147। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पूना पैक्ट संबंधित था तो ये संबंधित था दलित वर्ग से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया क्योंकि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। आर ई की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है पूना समझौता। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो यह है पूना समझौता। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। इसमें निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये है एम के गांधी की। जिसने किया था ये है बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय। 1932 में पूना समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी डी बिरला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। वर्ष 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे तो ये थे जी डी बिरला। ऑप्शन सी सही है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए सही है। हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ये था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना किया था? तो यह एम के गांधी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 से संबंधित पहला प्रश्न है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो यह वर्ष 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में विचार करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की थी। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत किया। तो यहाँ पर तीनों ही कथन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो यह जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो ये हैं
जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए सही है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, ऑप्शन ए सही है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी सही है इसमें। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 को, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, क्योंकि इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिलता था। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन 1937 से संबंधित पहला प्रश्न है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो यह है पंजाब, ऑप्शन सी सही होगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1935 का अधिनियम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो ये होगा बंगाल, ऑप्शन डी सही है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है, तो ये है 5, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करके बताना है, उन प्रांतों को पहचानना है जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो उड़ीसा, तो यहाँ पर मध्य प्रांत और उड़ीसा में बना था। जहां नहीं बना था ये पूछा है तो बंगाल और पंजाब होगा। तीसरा चौथा होगा, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? तो यहाँ पर ऊपर हम देख चुके हैं, ये बंगाल और पंजाब हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो ये है बंगाल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो यहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो यह है पंजाब, ऑप्शन डी सही है। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का, ऑप्शन डी सही होगा। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? 28 महीने, ऑप्शन ए सही है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, ऑप्शन ए सही होगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो यह कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो यह रफी अहमद किदवई को, ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करके इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3 होगा। ये नीचे हम डेट वाइज देख लेते हैं। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में लाई गई। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये हैं
सर जेम्स डेविड स्विफ्टन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट 1939 से संबंधित पहला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो एस टी बोस ने किया था, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुनेंगे? तो ये है त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए? तो ये है 1939, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो ये हैं पी सीतारमैया, ऑप्शन यहाँ पर ई सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा इस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। तो ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखते हैं देशी रियासतों से संबंधित प्रश्न। पहला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ऑप्शन डी सही है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रशामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो 1947 में, ऑप्शन बी सही है। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार पटेल, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ये है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो ये है पंजाब, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो ये है हैदराबाद, ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है।